तो क्या हाल है लॉन्डो, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। आज मैं टेनपुरु एनिमे सीरीज़ की 8 नंबर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप कि इससे पहले वाले एपिसोड्स तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग वहां से जाके देख सकते हो। ओके, तो इस एनिमे की बहुत सारे एपिसोड्स की कॉमन में आप लोग आके कमेंट कर रहे थे कि ब्लर इफेक्ट क्यों डाल रहे हो, वो जो एडल्ट सीन्स होता है वहाँ पर मैं क्यों ब्लर इफेक्ट डाल रहा हूँ। तो इसका एक बहुत ही बड़ी रीज़न है। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को दिखा दूंगा कि टेनपुरु की जितने भी एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड में येलो डॉलर का साइन आ चुका है। इसका मतलब है कि मेरा हर एक एपिसोड डिमोनेटाइज्ड हो चुका है और इसमें से मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट डालने के बाद भी, इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने के बाद भी मुझे येलो डॉलर मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर ब्लर इफेक्ट नहीं डालूंगा तो क्या ही हो सकता है मेरे चैनल के साथ, शायद से कंटेंट वगैरह भी उड़ सकता है या फिर मेरा चैनल भी उड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक चैनल है और मैं इस चैनल को गंवाना नहीं चाहता। और वैसे भी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टेनपुरु एनिमे सीरीज खत्म करने के बाद मैं हेंटाई और हारम जैसे एनिमे एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बल्कि एक्शन और लव स्टोरी जैसा रोमांटिक वगैरह ये सब एनिमे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उन सब में शायद से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कम रहेगा, शायद मतलब यूट्यूब गाइडलाइन पॉलिसीज वगैरह कम रहेगा, पता नहीं यार, ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुका है कि मैं वहाँ पर क्यों ब्लर इफेक्ट डालता हूँ। वैसे तो मैं भी ब्लर इफेक्ट नहीं डालना चाहता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो चैनल भी उड़ा सकता है वो लोग। ओके, तो बहुत हो गई है रोना धोना, अभी चलते हैं और एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्रिसमस ईव की रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था और सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिसमस मनाते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि ये पार्टी हमारी इस साल की आखिरी पार्टी है। तो सभी लड़कियों को खुश देखकर आकागामी ये सोचता है कि आज ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन सब लड़कियों की कर्जा उतारने का, और फिर वो बोलता है कि आज मैं मेरी सबसे बढ़िया डिश यानी कि सबसे डिलीशियस डिश इन लोगों को सर्व करने वाला हूँ और मौका मिलते ही ये क्रिसमस गिफ्ट को इजुकी को दे दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आकागामी बहुत सारे डिलीशियस फूड बनाकर ले आकर उन सब लोगों के सामने रख देते हैं, जो देखकर कुरोगे जो कि अभी भी बची है वो आकर आकागामी को बोलती है कि मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर आकागामी थोड़ा सा मस्ती मजाक के बोलता है कि ठीक है तुम थोड़ा सा बड़ी हो जाओ फिर मैं शादी कर लूंगा। और फिर सभी लड़कियां उस खाने के ऊपर टूट पड़ती है और सभी लड़कियां मिलकर उस खाने को सफाचट कर जाती है। तो खाना पीना खत्म होने के बाद आकागामी सोचता है कि यही सही वक्त है यूजुकी को अपनी गिफ्ट देने का, लेकिन तभी अचानक वो ख्याल करता है कि यूजुकी बैठकर एक रस्सी के साथ एक गिफ्ट को बांध रही थी। तो आकागामी पूछता है कि यूजुकी ये क्या कर रही हो तुम। तो यूजुकी बोलती है कि क्रिसमस गिफ्ट्स एक्सचेंज करने की तैयारी, यानी कि इस रस्सी के साथ हर एक की गिफ्ट को बांधा जाएगा और फिर सभी लोग बारी बारी से एक गिफ्ट को चूज करेंगे, मतलब एक एक रस्सी को चूज करेंगे और फिर जिसके हाथ में जो भी गिफ्ट लाएगा वो उस गिफ्ट को रख सकता है, मतलब वही उसका क्रिसमस गिफ्ट होगा। जो सुनकर आकागामी तो बिल्कुल ही सदमे में चला जाता है और वो सोचता है कि यानी कि यहाँ पर गिफ्ट रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यानी कि यूजुकी को मेरा गिफ्ट कभी भी नहीं मिलेगा। और फिर अगले ही पल मिया अपने आप को उस रस्सी के साथ बांधने लगती है, जो देखकर सुके बोलती है कि आई एम योर गिफ्ट वाले काम हम लोग यहाँ पर जापान में नहीं कर सकते। और दूसरे पल हम देखते हैं कि आकागामी भी अपने आप को वहां पर बांधने लगता है, जो देखकर सुके थोड़ा सा हैरान होती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम दोनों ने ही अपना गिफ्ट नहीं लाए हो। तो आकागामी बोलता है कि तुम लोग मेरे कोई भी बॉडी ऑर्गन को ले सकते हैं और यूज कर सकते हो। जो सुनने के बाद सुके अपनी जेब में से एक कागज निकलकर आकागामी को देती है और बोलती है कि तुम इसको यूज कर सकती हो, लेकिन इस कागज में क्या लिखा हुआ होता है वो मुझे नहीं पता, जापानीज में लिखा हुआ था ब्रो, मुझे जापानीज नहीं आता। अब अचानक से गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और कुरागे को मिलती है एक ग्लव्स, जो कि सुकेओ की गिफ्ट है, और सुकेओ को मिलती है एक तुम लोग खुद समझ लो, वाइब्रेशन मोड ऑन, जो कि यूजुकी ने रखी थी ठरकी कहीं की। लेकिन दूसरी तरफ आकागामी, मिया और कागुरा इन तीनों को ही अपने अपने गिफ्ट्स मिल जाते हैं, मतलब उन्होंने जो गिफ्ट्स रखा था वही गिफ्ट्स उन लोगों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कागुरा आकागामी को बोलती है कि आकागामी क्या हम लोग अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज कर ले। तो आकागामी मान जाता है और कागुरा के साथ अपनी गिफ्ट एक्सचेंज कर लेता है, जहाँ पर कागुरा बोलती है कि इस डीवीडी के अंदर सुकेओ की बोल्ड पिक्चर्स है, मतलब न्यूड्स है। जो सुनकर यूजुकी बोलती है कि आकागामी ये मुझे दे दो, तुम ये नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर सिर के मुंह पे तो खून लग चुका था, जिसके बाद तुम कैसे सोच सकते हो कि आकागामी ये डीवीडी यूजुकी को दे देगा। लेकिन तभी कागुरा पीछे से बोलती है कि अरे रुको जरा, मैं तो मजाक कर रही थी, असल गिफ्ट्स तो यहाँ पर है। और इतना बोलते ही वो अपने पीछे से बहुत सारे हॉट स्प्रिंग के टिकट्स निकालती है, जो सभी लोगों को दिखाकर बोलती है कि ये देखो, ये है आज तुम्हारे लिए गिफ्ट्स, जहाँ पर तुम लोग नाइट स्टे भी कर सकते हो और हॉट स्प्रिंग का मजा भी ले सकते हो। जो देखकर सभी लोग तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हॉट स्प्रिंग में जाएंगे, वो भी आज ही। अब नेक्स्ट सीन
में हम देखते हैं कि आकागामी और यूजुकी दोनों मिलकर 2 केक के पीस ले आकर उन बुद्धा की मूर्ति के सामने रखती है और दोनों मिलकर वहां पर थोड़ा सा प्रे करने लगते हैं। और यहाँ पर आकागामी ये सोचता है कि यही सबसे बढ़िया मौका है यूजुकी को अपनी गिफ्ट देने का, और वो तुरंत ही अपने अंदर से वो गिफ्ट निकालकर यूजुकी को तरफ देती है। लेकिन सामने से वो देखता है कि यूजुकी भी आकागामी के लिए एक गिफ्ट ले आई थी, यानी कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पर वो दोनों ही अपनी गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों ही उन गिफ्ट्स को खोलने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही ब्रेसलेट रखा हुआ है जो कि उस शॉप ओनर ने उन लोगों को दिखाया था, जो कि एक कपल ब्रेसलेट था। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट क्रिएट हो जाता है और दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से कीकी आ टपकती है। अबे यार, ये लड़की हर जगह गलत वक्त ही क्यों आती है। चलो कोई बात नहीं। तो कीकी आ जाती है और वो बोलती है, चीखते हुए बोलती है कि यहाँ पर हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जो सुनकर आकागामी और यूजुकी दोनों मिलकर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम। तो कीकी बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि जो सेरेमनी दूसरे टेंपल में होने वाली थी, अब वो सेरेमनी इस टेंपल में होने वाली है और इस टेंपल की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है और पीछे तो बुद्धा की मूर्ति भी डक्ट टेप से लगाया हुआ है। तो वो लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो लोग क्या करे, और उन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो लोग इस मूर्ति को ठीक कर पाए। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉट स्प्रिंग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर एक हॉट स्प्रिंग में आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर यूजुकी और आकागामी दोनों बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उस मूर्ति को ठीक करने के। जो देखकर कीकी उन दोनों को थोड़ा सा सिंपैथी देते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर से निकाल लेंगे। और फिर वो लोग उस हॉट स्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं। हॉट स्प्रिंग के अंदर एक बंदा आकागामी को दूसरी तरफ से बुलाकर एक ड्रिंक देता है पीने के लिए, जिसके अंदर वो बंदा कुछ तो मिला के रखा था, जिसकी वजह से वो पीते ही आकागामी के मुंह से ड्रैगन की तरह आग निकलने के बाद वो बिल्कुल ही एकदम नशे में धुत हो जाता है और बहुत ज्यादा टल्ली हो जाता है, नशेड़ी कहीं का। और फिर मटकते मटकते तौलिया लेकर एक काली अंधेरी गुफा के अंदर चला जाता है, मतलब अंदर एक रास्ता से चला जाता है। साला क्या क्या सोचते रहते हो तुम लोग। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुकेओ और मिया दोनों मिलकर यूजुकी को बोलती है कि यूजुकी प्लीज थोड़ा सा दिखाओ ना प्लीज थोड़ा सा। यहाँ पर मैं कुछ और ही सोच रहा था कि क्या सब कुछ दिखाने के बाद चल रहा है भाई यहाँ पर। तभी यूजुकी अपनी डोले सोले दिखाने लगती है, जो देखकर सुकेओ और मिया दोनों ही बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होकर बोलती है कि वाह यूजुकी, तुम्हारे तो डोले सोले बहुत ही अच्छे बन गए हैं वगैरह वगैरह। तो यूजुकी की डोले सोले देखकर मिया और सुकेओ दोनों ये सोचने लगते हैं कि काश हमारे पास भी थोड़ा सा मसल्स होता ताकि हम लोग भी फ्लेक्स कर पाते। तो काकुरा सुकेओ को बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो इतने अच्छे ब्रेस्ट है, लेकिन सुकेओ बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो कुरोकी उसके ऊपर झपट पड़ती है और बोलती है कि ये दो मुझे दे दो, और उसके बैंगन को दबाने लगती है। ठरकी लड़की, साला इतनी छोटी लड़की ठरकी कैसे हो सकती है भाई। अब धीरे धीरे करके सभी लड़कियां अपनी वस्त्रें उतार देते हैं और सभी लड़कियां मिलकर चले आते हैं हॉट स्प्रिंग के पास। और यहाँ पर मिया को बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी खुले बालों के साथ, जो देखकर यूजुकी और सुकेओ दोनों मिलकर मिया की थोड़ा बहुत तारीफ करती है। तो मिया यह सुनकर बोलती है कि आकागामी को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जो सुनकर यूजुकी और सुकेओ दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कीकी आ जाती है अपनी बड़े बड़े बैंगन लेकर, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां ये बोलते हैं कि वाओ व्हाट ए सेक्सी बॉडी। तभी कीकी मिया के ऊपर झपट पड़ती है और उसके बैंगन को दबाने लगती है और वो बोलती है मैं एक वुमन हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रही हूँ, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा बहरिया है। और ये सब बातें वो उसकी बैंगन को दबाते हुए कर रही थी। अब सभी लड़कियां चली जाती है हॉट स्प्रिंग में और नहाने वगैरह का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरफ यूजुकी, मिया और सुकेओ तीनों मिलकर बैठे हुए थे शावर के नीचे, और वहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे, जहाँ पर मिया कागुरा के बारे में बातें कर रही थी। और वो बोलती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन तब कागुरा ही मेरी एकलौती दोस्त थी और उसके साथ ही मैं एक साथ हर काम करती थी, और वो मुझसे कभी भी बिट्रे नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकागामी एक जगह पर 2 पत्ते लेकर खड़ा हुआ है और वो ये सोच रहा था कि ये सारे लड़कियां मेरे पर्सनल बात में क्या कर रही है। और उस ड्रिंक को पीने की वजह से उसकी औजार बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, मतलब उस ड्रिंक में कुछ तो मिला था वो बंदा। तो अब आकागामी सोचता है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा किसी की नोटिस करने से पहले। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि कागुरा वहां पर पहले से ही मौजूद थी और वो बहुत ही कामली आकागामी को घूरे जा रही थी। तो ये देखकर आकागामी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन कागुरा वहां पर उसे कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप निकल के यूजुकी और मिया के पास चली जाती है और वहाँ पर जाके उन लोगों से पूछती है कि अगर आकागामी यहाँ पर मौजूद होगा तो तुम लोग क्या करोगे। तो वो लड़कियाँ बोलती है कि हम उसे पूछताछ करेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या मजबूरी रही होगी कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। और ये बात सुनने के बाद आकागामी बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करता है और वो तुरंत ही वहाँ से उन लोगों के पास जाने लगती है। लेकिन तभी कागुरा एक सोप लेकर आकागामी की तरफ फेंके मारता है, जिस वजह से उसकी तौलिया खुलकर नीचे गिर जाती है और उसकी औजार निकल जाता है, जो वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ देख लेते हैं
है और सभी लड़कियां तो हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां मिलकर आकागामी को बंदी बना चुके थे और सभी लड़कियां उसके साथ थोड़ा सा क्रिमिनल जैसा बिहेव करने लगते हैं। और यूजिकी पूछती है कि तुम वहाँ पर एक्सीडेंट से आ चुके थे, तो आकागामी बोलता है कि हाँ। और यूजिकी बोलती है कि लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर छुपे रहे, तो आकागामी बोलती है कि हाँ। और वो लोग थोड़ा बहुत पूछताछ तो करते हैं, लेकिन तीनों ही लड़कियां मतलब यूजुकी, सुकियो और मिया तीनों ही लड़कियां थोड़ा बहुत शर्माने लगते हैं। और वो बोलते हैं कि आकागामी कितना ज़्यादा मैनली है, क्या है वगैरह वगैरह, क्या सब बोलते रहता है यार। ये मतलब ये पूरा एनीमे ही ठरकी है, मुझे भी ठरकी बना देंगे ये लोग, मैं एक शरीफ इंसान हूँ भाई। तो अब सारी लड़कियां वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि उन लोगों का नहाना धोना हो चुका था। लेकिन यहाँ पर कागुरा बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ, तो सभी लड़कियां बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। और यहाँ पर कागुरा आकागामी को भी अपने साथ रोक लेती है और बोलती है कि आकागामी तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो। लेकिन यहाँ पर मिया भी उन लोगों के साथ रुक जाती है और बोलती है कि मैं भी यहाँ पर रहूंगी। तो ये तीनों यहाँ पर तो रह जाते हैं, लेकिन बाकी तीनों लड़कियाँ यानी कि कीकी, यूजुकी और सुकियो, ये तीनों लड़कियाँ वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर इस एनिमे में आने वाली है ट्विस्ट और अब हमें कागुरा की असली रूप को दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी एक हॉट स्प्रिंग में बात ले रहा था, लेकिन अभी भी उसका औजार टनटनाया हुआ था। और तभी अचानक से वहाँ पर कागुरा आ पहुँचती है और वो भी तौलिया पहनकर, जो देखकर आकागामी तो दोबारा से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो पूछता है कि कागुरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कागुरा वहाँ पर उठकर आकागामी के पास चली जाती है और आकागामी को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तो आकागामी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपनी औजार में ही मुक्का मार देता है, जिस वजह से उसका औजार इस बार शांत हो जाता है। जो देखकर कागुरा बोलती है कि वाह तुम कितने अच्छे प्रीस्ट हो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल भी सीड्यूस नहीं हुए। और यहाँ पर कागुरा की असलियत खुलने लगती है और वो अपनी असली राज बोलने लगती है। वो बोलती है कि हॉट स्प्रिंग में घुसने के बाद तुमने जो ड्रिंक पिया था उसमें मैंने ही जापानी तेल मिलाया था, जिस वजह से तुम्हारा औजार बहुत ही ज़्यादा टनटना गया था और मैं ये चाहती थी कि तुम इस वजह से हम लोगों के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दो। तो आकागामी पूछता है कि तुम ये क्यों करना चाहती हो। तो कागुरा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस टेम्पल को छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो। तो आकागामी पूछता है कि कैसा प्लान। तो कागुरा बोलती है कि एक एरोटिक क्वीन बनाने का प्लान। मैं चाहती हूँ कि मिया, जो कि एरोटिक फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक एरोटिक क्वीन बन जाए, जिस वजह से उसके आसपास ढेर सारे लौंडे होंगे, मतलब उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे और मिया इस चीज़ के लिए ही बनी है। तो आकागामी बोलता है कि लेकिन मिया तो ये सब कुछ नहीं चाहती, इसलिए तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आई हुई है। और ये सब कुछ बातें करते करते कागुरा आकागामी के बहुत ज़्यादा पास आ चुकी थी, जो मिया कांच के बाहर से देख लेती है और मिया बोलती है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ ज्वाइन करूँ। लेकिन तभी कागुरा मिया के पास जाती है और उसे हिप्नोटाइज करके उसे वहाँ पर सुला देती है और तुरंत ही आकागामी के पास आकर आकागामी को भी सुला देती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कागुरा ने आकागामी को कहीं पर बांध के रखा हुआ था और वो भी नंगा। अब कागुरा आकागामी से पूछती है कि तुम यहाँ पर इस टेम्पल में किस लिए आए हो। तो आकागामी बोलता है कि मैं अपनी कर्जा उतारने और अपनी फैमिली का नाम जो कि बदनाम है वो सही करने आया हूँ। तो कागुरा बोलती है कि यानी कि तुम भी अपनी फैमिली से भाग रहे हो। और फिर कागुरा बोलती है कि मैं तुम्हें उस बुद्धा की मूर्ति को ठीक करने का पैसा भी दे दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, जो कि है उस टेम्पल को छोड़कर जाना पड़ेगा और तुम इस बारे में जरूर से सोचना। और इतना बोलते ही कागुरा वहां से चली जाती है, लेकिन आकागामी को वहीं पर ही बंधा हुआ छोड़ देती है और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये 8वां एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।